सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एशिया महाद्वीप के सेकंड पोर्शन के ऊपर। और सेकंड पोर्शन आप सबको पता है ही कि जो चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर नहीं की थी, जैसे जलवायु है, कृषि है, खनिज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ख़ास तौर पे ये चार चीज़ें हैं जिनको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, मुश्किल से 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा, 15 मिनट के आसपास का। और इतने छोटे वीडियो में हम लोग इतने टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप लोग डायरी या नोटबुक जो आप लोग अपने पास रखते हो उसके साथ पढ़ना। और ध्यान रहे, एशिया महाद्वीप से एक क्वेश्चन आप 15 नंबर का करोगे, एक क्वेश्चन 7 नंबर का, इसलिए पूरे 22 अंकों का ये पूरा यूनिट है। तो उसी हिसाब से आपको इसको पढ़ना है। और मैप इसका बनाना सीख लेना है यदि नहीं सीखा है आप लोगों ने तो एक तो हम लोग क्लाइमेट को लेकर के डिस्कस इसमें करने वाले हैं। एक बार क्वेश्चन कई बार जो पूछ लेते हैं कि क्लाइमेट अलग क्यों है। एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा विषम क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जलवायु की विषमता के कारण मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। सिर्फ दो ही कारण हैं जलवायु की विषमता के कारण। अब वैसे तो आप में से ज़्यादातर जानते भी होंगे इसको, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं। देखिए, एक तो ये बहुत ज़्यादा विशाल है, मतलब एरिया इसका बहुत बड़ा है, तो ये भी एक रीजन है। और इसके अतिरिक्त जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग साझा करेंगे ही। तो एशिया महाद्वीप की विषमता का जो मेन कारण है ना, वो पहला तो क्या है, विशालता, यानी इसका ये जो है बहुत बड़े भूभाग में होकर फैला हुआ है। और दूसरा क्या है, इसके मध्य में होते हुए एक पर्वत श्रृंखला है, मतलब एशिया महाद्वीप के मध्य में उठी हुई पर्वत श्रेणियाँ। या तो इससे क्या होता है, दो अलग अलग पोर्शंस में क्लाइमेट जो है डिवाइडेड हो जाती है। दैट्स वाई तो एशिया महाद्वीप के मध्य उठी हुई पर्वत श्रृंखलाएं, एशिया महाद्वीप के मध्य पर्वत श्रृंखलाएं, ये दो रीजन है। ये एक नंबर में अलग से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग पढ़ लेना। और ये बहुत ज़रूरी भी है, ध्यान रहे इस चीज़ का, आपको ध्यान रहना ही चाहिए। और ऋतुओं के आधार पर देखें तो दो ऋतुएं ही, ऋतुएं मेन तौर पर ग्रीष्म ऋतु की और शीत ऋतु की दशाएं जो है बांटी गई है। और देखिए, जलवायु में मेनली 3-4 चीज़ों को शामिल करते हैं: टेम्परेचर, एयर प्रेशर और वाइंड कंडीशन, वर्षा और सर्दी सॉरी, इनको हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेना। और क्लाइमेट के वर्गीकरण को बहुत सारे लोगों ने कई अलग अलग भागों से बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कोपेन का जो वर्गीकरण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एशिया की जो क्लाइमेट है ना, उसमें कोपेन के वर्गीकरण को आप लोग जरूर याद कर लेना। कोपेन का वर्गीकरण खास तौर पे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो है कोपेन और थार्नथ्वेट दो का ही वर्गीकरण पूछा जाता है। तो जिसको आप में से जो याद हो जाए उसे अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन कोपेन को जरूर आप लोग याद कर लेना। और कोपेन ने जो है मोटे तौर पर इसको 8 भागों में डिवाइड किया है। एक तो है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, यानी उष्ण कटिबंधीय, आप लोग चाहो तो लिख लो इसको, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। और यदि नेक्स्ट हम बात करें बी, तो ड्राई क्लाइमेट यानी शुष्क जलवायु, जैसे अपने राजस्थान में मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में। सी हम बात करें तो वार्म टेम्परेचर ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी उष्ण शीतोष्ण, उष्ण शीतोष्ण। जिन बच्चों ने इसको पहले नहीं पढ़ा है वो अब मत पढ़ना, क्योंकि ये याद नहीं होगा। पहले पढ़ रखा है तो ही आप लोग इसको पढ़ना, इसको स्किप कर देना यदि आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि अब याद नहीं कर पाओगे। ध्रुवीय जलवायु यानी पोलर क्लाइमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोग को देखना है। इसके अलावा स्टेपी मरुस्थलीय, स्टेपी और मरुस्थलीय, और टुंड्रा और हिमाच्छिद, टुंड्रा और हिमाच्छिद,
ये कुछ क्लाइमेट्स हैं जो वर्गीकृत की है कोपेन ने, और कोपेन का नाम जो है बहुत प्रमुखता से लिया जाता है क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, जलवायु के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये नाम आप लोग ध्यान रख लेना। यदि किसी के भी अनुसार नहीं तो इनको ही लिख दोगे तो भी आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैं जो ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक वनस्पति वाले चैप्टर को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन, और इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति, मतलब 3 चीज़ें सिर्फ याद कर लो और उनमें आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। देखिए, एक तो होता है झाड़ियों एवं वृक्षों की वनभूमि, झाड़ियों एवं वृक्षों की वनभूमि, और एक इसमें आएगा घास के मैदान यानी ग्रासलैंड, और जो लास्ट आएगा वो आएगा जीरोफाइट्स यानी शुष्क झाड़ियाँ या मरुद्भिद, मरुभूमि में जो पौधे मिलते हैं मरुद्भिद, या झाड़ियाँ जिनको बोलते हैं शुष्क झाड़ियाँ, शुष्क झाड़ियाँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन आप अलग से भी पढ़ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं। अच्छा, मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियों का भी क्वेश्चन इससे नहीं बनता है एशिया से। तो अगला क्वेश्चन कहाँ से बनता है? देखिए, एक क्वेश्चन बनता है एशिया में एग्रीकल्चर का, और निश्चित तौर पे बनता है, यानी कृषि वाला जो चैप्टर है इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से रीड करना। अच्छा, एशिया जो है में कृषि जो है सबसे प्राचीन व्यवसाय भी है, और यहाँ की जो ज़्यादातर जनसंख्या है ना, देखिए इसमें आप तो यह है ओल्डेस्ट प्रोफेशन है लोगों का, प्राचीनतम व्यवसाय है। दूसरा, लगभग 64% जनसंख्या इसी में इन्वॉल्व है, कृषि में, एग्रीकल्चर लैंड के साथ जुड़ी हुई है, लगभग 64% पॉपुलेशन। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसी कारण से जो है कृषि का अपना अपना महत्व है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि एशिया की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चूँकि एग्रीकल्चर में जब आप लिखोगे तो हो सकता है कि वो अलग से फसलें पूछें, तो 2 भागों में आप क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, एंड दीज 2 आर, नंबर 1 फूड क्रॉप्स यानी खाद्यान्न फसलें। तो फूड क्रॉप्स कौन सी होती है? जो खाने के काम आती हैं, खाद्यान्न फसलें। और जो दूसरी फसलें होती हैं जिनको कमर्शियल क्रॉप बोलते हैं, वो है व्यापारिक फसलें, व्यापारिक फसलें। अब जब ये इन दोनों को अपन पढ़ेंगे ना, तो इसमें एक चीज़ आप बच्चों ध्यान ये रखना है आपको कि देखिए, फसलें आपके पास दी हुई हैं। अब जैसे माना कि आपको चावल पढ़ना है, तो अब चावल में आपको क्या पढ़ना है, बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मतलब एक तो ये कि चावल की दशाएं क्या है, मतलब कितना टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, ठीक है, तो ये आप देख लेना कि उसकी दशाएं कौन कौन सी हैं, टेम्परेचर कितना चाहिए, बारिश कितनी चाहिए। दशाओं में एक तो देखो तापमान इम्पोर्टेंट होता है, और ये लिखना ही लिखना है, एक वर्षा जरूर लिखनी है कि वर्षा कितनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए। अब आप सबको पता है कि चावल के लिए जो बारिश होती है, टेम्परेचर है ना, वो 20 से 24, और उसके बाद बोते टाइम पर, काटने के टाइम पर 35 से 37% ज़रूरी होता है। तो ये लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बारिश थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि धान का पौधा जो है ना लगभग 75 दिन पानी में भीगा हुआ रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहीं धान उत्पन्न होता है। तो जलप्रिय पौधा कहा जाता है। राइस इज ए वाटर ऑफ लविंग प्लांट, राइस इज ए वाटर लविंग प्लांट, सॉरी, ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, मतलब जल प्रिय पौधा है। तो बहुत ज़्यादा जल चाहिए इसके लिए। मिट्टी जो है, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी में बहुत अच्छे से होता है। श्रम यानी लेबर फोर्स ऐसी जगह ज़्यादा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा श्रमिक मिलते हैं। तो ये आपको देखना है। अच्छा, इसका उत्पादन के क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये जरूर देखना है। और ये हर 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 फसल की बात मैं कर रहा हूँ, चावल में भी आपको यही देखना है, गेहूं में भी यही देखना है। और अब जब इसकी कुछ प्रमुख किस्में, एक चीज़ और आप याद करोगे, वो है प्रमुख वैरायटीज, प्रमुख किस्में, चावल की प्रमुख किस्में।
तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्पादन जैसे कहाँ होता है, तो चीन में होता है, फिर भारत में भी होता है, जापान में भी होता है, बांग्लादेश, थाईलैंड, यहाँ पे इसका उत्पादन होता है, तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद गेहूं का उत्पादन आपको ये पढ़ना है कि गेहूं का उत्पादन, और गेहूं में भी सारी चीज़ें वही आएंगी, मतलब ग्रोइंग कंडीशंस यानी उत्पादन की दशाएं क्या है, जिसमें तापमान, वर्षा, मिट्टी, और उसके बाद इनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो उत्पादन चीन, भारत, टर्की, पाकिस्तान। अब देखिए आपको कम से कम देश तो याद होने ही चाहिए, सभी महाद्वीपों के आप लोग कम से कम ये मान के चलो कि 5-5 बड़े देशों के नाम याद कर लो और उनको कहीं भी चिपका दो, तो भी आपका आंसर जो है ठीक हो जाएगा। गेहूं में भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, मक्का में भी पढ़नी है। गेहूं और चावल जरूर देख लेना, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन गेहूं और चावल का ही आएगा। यदि हम लोग व्यापारिक फसलों की बात करें तो फिर देखिए चाय भी पूछी जा सकती है, क्योंकि चाय के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो गेहूं, चावल, चाय को आप जरूर देख लेना, चाय और गन्ना। और पढ़ोगे कौन कौन सी चीज़ें, एक तो दशाएं, और दशाओं में तापमान, वर्षा, मिट्टी, श्रम, और इसके बाद जो है एक चीज़ और इसकी खास बात जो रहती है, प्रमुख उत्पादन के क्षेत्र। तो ये इस वाले चैप्टर से आप लोग देख लेना। एशिया में से यदि आप लोग पढ़ोगे तो कपास का उत्पादन भी कुछ देशों में होता है, तो कपास के बारे में भी आपको यही चीज़ें। अब देखिए भले ही आपको सारी चीज़ें याद नहीं हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इनकी आप लोग याद करके रखोगे तो एग्ज़ाम के हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली वो जो सवाल आपके आएगा उसे आप करने की स्थिति में रहोगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं खनिज पदार्थों की, क्योंकि एशिया में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अच्छा, जो खनिज पदार्थ है ना, उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, खनिज पदार्थों से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए जब एशिया के खनिजों की बात करेंगे तो एशिया में से एक तो आपको आयरन पढ़ना है, यानी लोहा। अच्छा, लोहे में क्या पढ़ोगे, लोहे में आपको उत्पादन का क्षेत्र पढ़ना है, ध्यान रहे उत्पादन के क्षेत्र, यानी किन किन देशों में ये उत्पादित होता है और कितनी मात्रा। अब मात्रा भले याद नहीं रहे आपको, लेकिन उत्पादन के क्षेत्र जरूर आपको पढ़ने हैं। तो लोहा है, मैग्नीज, सोना, इनको भी आप देख सकते हो, लेकिन लोहा, तांबा जरूर पढ़ लें लोहे के साथ। बाकी जो बड़े खनिज हैं उनको ही पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तांबा पढ़ लें। तांबा जब आप पढ़ोगे तो उसके बाद अभ्रक जरूर पढ़ लें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर वो आप पढ़ नहीं पाओगे, टाइम का अभाव ऑलरेडी है। और एशिया के शक्ति के साधन, पावर रिसोर्सेज यानी शक्ति के साधन या शक्ति के रिसोर्सेज, सोर्सेज ऑफ पावर, तो कोयला और पेट्रोलियम को ज़रूर पढ़ लेना, बाकी की ज़रूरत नहीं है, इतना ही देख लेना इसमें से। और मेरे हिसाब में ये पर्याप्त है। और उद्योगों में आप सिर्फ लोहा इस्पात पढ़ लेना, यदि देखना चाहो तो लोहा इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग, दो ही उद्योग पढ़ लेना, लोहा और सूती वस्त्र। और ये आप खुद ही देख लेना, क्योंकि इसको अलग से पढ़ाना बहुत ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब में। और इस तरीके से जो है ये यूनिट कंप्लीट होती है। आप थोड़ा सा देख लेना इसको। और एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की कुछ समस्याएं जरूर आप पढ़ लेना। ये पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि जनसंख्या की समस्याएं आप बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो, छठी क्लास से, तो इसके लिए बीए के बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। भाई जनसंख्या की समस्याएं एशिया में क्यों हैं, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेना बेटा। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। और अगले वीडियो में हम लोग यूरोप के बारे में बातें करेंगे और चर्चा करेंगे। तो यूरोप को मैं एक ही वीडियो में निपटाने का प्रयास करूंगा समय के अभाव को देखते हुए। आप सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट।